हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसको करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न संग्रह। और इस बार जो हम प्रश्न संग्रह कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित, वो अर्थव्यवस्था का रहने वाला है, यानी इकोनॉमी का रहने वाला है। और इससे हम 6 से 12 तक की इकोनॉमी कवर करेंगे और साथ साथ इसमें हम पुराने परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम शामिल कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है इतिहास की प्रश्न संग्रह एनसीईआरटी पर आधारित, वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। प्राचीन काल का भी, मध्यकालीन का भी और आधुनिक भारत का भी। आप जाके हमारे चैनल पर उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत प्यार मिला उस सीरीज को। उसके बाद ज्योग्राफी की हमने सीरीज शुरू की हुई है, उसमें भैया हमारी कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको भी जाकर देखें। इनके पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। लास्ट में टेलीग्राम चैनल का बारकोड आपको देते हैं, आप उसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठें, जहाँ जहाँ इकोनॉमी आएगा उसके लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। इसके अलावा ज्योग्राफी की भी चल रही है, हिस्ट्री की भी चल रही है, उनको भी जाकर देखें। तो टॉपिक जो हमारे प्यारे बच्चों वो रहने वाला है कक्षा 6 से 12 तक की अर्थव्यवस्था हम पढ़ेंगे, और एक परिचय और राष्ट्रीय आय। इसमें अर्थव्यवस्था के परिचय देखेंगे और साथ साथ राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ेंगे भैया। लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताएं अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी देश की समस्त संपत्ति, ये तो नहीं कह सकते अर्थव्यवस्था। करों से प्राप्त आय, ये भी नहीं है। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, बिल्कुल ठीक है भैया। अर्थव्यवस्था उसको बोलेंगे भैया, देश की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका जो समन्वय है, उनको एक साथ इकट्ठा करना, यही क्या है? अर्थव्यवस्था है भैया, याद रखना। अभी अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, देशों की समूह की हो सकती है, किसी राज्य की भी हो सकती है। अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियां, पैसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है देश में, वो देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र होगा है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो बताएं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, अमर्त्य सेन या माल्थस। तो याद रखना भैया, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का जनक भी आपको एडम स्मिथ याद रखना है, और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। एडम स्मिथ की एक बुक है प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ की एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना भैया, एडम स्मिथ की बुक है। इसी में सबसे पहले इसने बताया, और ये 1776 में इसने लिखी थी प्यारे बच्चों, और इसी में इसने बताया देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी देश की मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसी होती है। अगला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बताओ, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो याद रखना भैया, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है प्यारे बच्चों? ना आयात होगा ना निर्यात होगा। ओपन इकोनॉमी क्या होगा? आयात भी होगा, यानी एक्सपोर्ट भी करेंगे हम, इंपोर्ट भी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? बताओ, किसने कहा है? जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, पैसे की एक साइंस, यानी मनी की साइंस है। तो भैया स्टेटमेंट भी किसकी है कि जो अर्थशास्त्र है वो साइंस ऑफ वेल्थ है? तो ये भी किसने कहा? एडम स्मिथ ने किया प्यारे बच्चों। किसकी स्टेटमेंट है ये भी एडम स्मिथ ने बोला कि जो इकोनॉमी है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी धन का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? बताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य लक्षण होता है क्या होता है? वो प्रशासित मूल्य होता है, सार्वजनिक स्वामित्व होता है, आर्थिक आयोजन होता है, निजी स्वामित्व होता है। बताएं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भैया निजी लोग ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होते हैं। लोग क्या खाएंगे, मार्केट के लिए क्या अच्छा है,
मार्केट में क्या आना चाहिए, तो वो सब प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं, उद्योगपति डिसाइड करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व के लक्षण दिखाई देते हैं भैया। प्राइवेट का बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार से पॉलिसी बना के छोड़ देती है। अगले क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो बताओ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, इनमें से आपको क्या दिखती है? देखते भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको क्या क्या दिखेगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है, ये तो सही बात है, बिल्कुल कृषि प्रधान देश है हमारा। उद्योगों की प्रधानता है, उद्योग कहाँ है? मेक इन इंडिया बनाया, क्यों लेके आए? उद्योग है ही नहीं ना। चलो ऑप्शन देखो, अगर दो नहीं है तो दो उड़ा दो, ये कट गया ये कट गया, या तो ये आंसर हो गया या ये होगा। उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता क्योंकि दो है ही नहीं। आंसर तो आ गया सीधा सीधा ये ऑप्शन से आ गया, एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन इसके अलावा हम और भी पढ़ेंगे। तो न्यून प्रति व्यक्ति आय है, ठीक बात है, प्रति व्यक्ति आय कम है हमारी, और वृद्ध बेरोजगारी ज़्यादा है। तो 1 3 4 है भैया, 2 इसमें नहीं है। तो आंसर क्या है? 1 3 4 आंसर होगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर कर दो बिल्कुल। जो भी आपका दोस्त इकोनॉमी पढ़ना चाह रहा है या इकोनॉमी जिसकी वीक है उसको शेयर कर दें आप लोग, और वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहें। जैसे जितना प्यार आपने इतिहास की सीरीज को दिया, भूगोल की सीरीज को दिया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार की उम्मीद मैं अर्थव्यवस्था की सीरीज से करता हूँ। आप लोग उससे ज़्यादा प्यार, उन दोनों सीरीज से ज़्यादा प्यार इसको देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बताएं। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ होते हैं, क्या उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, उसको बोलते हैं। अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ है, वो छोटे और बड़े उद्योग होते हैं वो। तो याद रखना भैया, सरकार और निजी क्षेत्र, जब प्राइवेट लोग दोनों का रिसोर्स यानी संसाधनों पर कंट्रोल होता है और दोनों ही लोगों तक संसाधन पहुंचे, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी के जो जनक है भैया, वो इनके फादर जो हैं वो है जेएम कीन्स, जॉन मनार्ड कीन्स है भैया, इन्होंने दी मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारत जो है एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। इंडिया में देखो प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो बिल्कुल उसको जो प्राइवेट और सरकारी यानी दोनों साथ साथ किसी अर्थव्यवस्था में सहस्थित होते हैं तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है? समष्टि, एक होती है व्यष्टि और एक होती है भैया समष्टि, यानी एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो जो मैक्रो है वो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र है। तो मैक्रो बड़ी इकोनॉमी। तो बड़ा बताओ, मैक्रो जो है यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो है, इनमें से क्या एक एग्जाम्पल है? तो बताएं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, नहीं भैया ये तो माइक्रो में करते हैं, समष्टि में करते हैं। आय विश्लेषण से संबंधित है, ये बात ठीक है। एक स्थान विशेष की मात्र उपयोगी नहीं है, वो भी माइक्रो में है, व्यष्टि में। कीमत विश्लेषण से संबंधित, भैया आय विश्लेषण से होती है, और आय भी किसकी? देश की आय है ना, पृथ्वी व्यक्ति आय, तो वो होता है। तो इसका आंसर क्या है? आय विश्लेषण से संबंधित होती है भैया समष्टि इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है बताएं आप लोग, आपके लिए क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है? तो वो भी कौन भैया? जॉन मनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स। जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी दी उसने मैक्रो इकोनॉमी दी। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? बताएं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो मिश्र इकोनॉमी से किस प्रकार अलग होती है? बाजार और गैर बाजार दोनों घटक उपस्थित होते हैं उसमें। मिश्रित मूल्य पद्धति होती है। संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। तो बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार आपको भिन्न दिखेगी यानी अलग दिखेगी? तो पढ़ते भैया, देखो आपको दिख रहा है संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। किस पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या होता है? उसमें दोनों का होता है, प्राइवेट का भी और ये भी। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है भैया, उस पर संसाधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, तो समाजवादी हो गई। लेकिन समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था किस इसी प्रकार भिन्न है, क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी तरह क्या होता है? संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन मिश्रित में क्या होता है? सरकार प्लस में निजी दोनों होते हैं। तो याद रखना, समाजवादी इसी प्रकार भिन्न है क्योंकि समाजवादी में क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता है, बताओ। अल्प विकसित, जिसमें कम विकास हुआ है, उस अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होगी? क्या चीज पाई जाएगी उसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में? अच्छा, कुछ कूट भी दिए हुए हैं, मिलान करते कौन कौन से मिल रहे हैं। देखो, पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। हाँ, पैसा कम होता है गरीब लोग देशों के पास, ठीक बात है, अल्प विकसित देशों के पास। पहला तो बिल्कुल ठीक है,
भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है हमें। प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, पैसा कम तो प्रति व्यक्ति आय भी निम्न को, ये भी ठीक बात है। तृतीय क्षेत्र में आधुनिक कार्यकलाप शक्ति का होना है, तो सर्विस सेक्टर कहाँ डेवलप होता है, ये नहीं होगा। निम्न आश्रित अनुपात होता है, ये भी नहीं है। ज़्यादा आश्रित अनुपात होगा, ज़्यादा लोग डिपेंड करेंगे, कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे। ये करें कम होते नहीं, ज़्यादा होते खाने वाले, कमाने वाला कम होता है, तो ये भी नहीं है। तो 1-2 आंसर है भैया इसका। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? 1-2। भैया निम्न आश्रित अनुपात का क्या मतलब है? निम्न के भैया कमाने वाले ज़्यादा हों और खाने वाले कम हों, तो वो, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा होता है कि कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो ये निम्न आश्रित नहीं है। तो ये तो क्या होता है, अधिकतम आश्रित होते हैं इसमें। और तीसरा सेक्टर नहीं होता, इसमें प्राइमरी दिखेगा, कृषि क्षेत्र ज़्यादा दिखता है अल्पविकसितों में। भारत एक विकासशील देश है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बताओ कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में आता है? इनमें से खनन आता है, वानिकी आता है, बैंकिंग आता है, विनिर्माण आता है। भैया खनन जो है ये तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, वानिकी बन लगा ये भी उसमें आता है प्राइमरी। बैंकिंग टर्सरी का है, तीसरे में आता है, थर्ड में, ये फर्स्ट में आता है, ये भी फर्स्ट में आता है। लेकिन विनिर्माण, तो विनिर्माण होता है भैया कुछ चीज बनाना, विनिर्माण करना, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी में आता है, तो विनिर्माण आता है भैया। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका 4th। अगला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं का क्या तात्पर्य क्या होती है? बताओ। जो होती है ग्रीफिन गुड्स होती है ना, ये गिफिन लिखा हुआ है, क्या होती है? ये होती है प्यारे बच्चों ग्रीफिन गुड्स। तो बता दो फिर, जो ग्रीफिन या गिफिन गुड्स क्या होते हैं? बताओ बताओ जल्दी, गिफिन या ग्रीफिन गुड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। ग्रीफिन गुड्स होती है, गिफिन गुड्स वो होती है जिनकी कीमत एवं मांग में अनुकूल संबंध पाया जाता है। ओके, जिनकी कीमत और मांग में अनुकूल संबंध पाया जाते हैं। चलो, और जिनकी मांग और उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध पाया जाता है, ऐसा तो नहीं है भैया। तो गिफिन गुड्स या ग्रीफिन गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं जो बहुत जरूरी चीज़ होती है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ होती है, जरूरत की चीज़ें होती हैं। अगर इनमें प्राइस बढ़ भी रहा है तो लोग तब भी इसको खरीदेंगे। तो जिनकी कीमत एवं मांग के अनुकूल संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है, कम नहीं होती है ना। उनको क्या कहते हैं? उनको गिफिन गुड्स कहते हैं भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग के बढ़ने के साथ जो जरूरी चीजें होती है, बेसिक नेसेसिटी की चीजें भैया। अब चावल खाओगे तो खाओगे आप चावल, प्राइस बढ़ेगा तब भी खाओगे, भूखे नहीं मरोगे। तो ये गिफिन गुड्स का एग्जांपल है। लेकिन कोई महंगे, जैसे मान लो सोना है, सोना महंगा हो तो आप कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, है ना। तो जिनकी कीमत है मांग का प्रतिकूल, यानी कीमत भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, उनको बोलते हैं गिफिन गुड्स। तो क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद ऑप्शन आप पढ़ लो चारों, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आंसर तो आपको मिल गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्गीकरण में वो भारत को किस श्रेणी में रखते हैं? निम्न आय वाले देशों में रखा गया है, निम्न मध्यम आय वाले देशों में रखा गया, उच्च मध्यम आय वालों में रखा है, उच्च आय वाले देशों में रखा है। तो याद रखना भैया, भारत को जो विश्व बैंक ने जो रैंक दी है, जो वैश्विक आय के हिसाब से जो भारत का वर्गीकरण है, वो निम्न मध्य आय वाले देशों में। ठीक, तो भारत का जो है निम्न मध्य आय वाले देशों में रखा गया भारत को। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है? अच्छा ये बताओ, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई जा रही है वर्तमान में? तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है भैया, वो बताई जा रही है कि 2,74,000, 2.74 लाख रुपए है भारत की पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम जो होती है प्यारे बच्चों, पीसीआई जो होती है, ये होती है पर ईयर, ये एनुअली होती है ना, पर ईयर होती है, पर पर्सन पर ईयर होती है, पर कैपिटा इनकम पर पर्सन होती है, पर ईयर होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहे। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कि राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने। किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं राष्ट्रीय आय कहलाती हैं। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, क्या उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे? किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं वो होंगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगी। देखो जो भी स्टेटमेंट है, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, तो ये जीडीपी होती है, राष्ट्रीय आय होती नहीं है। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, ये भी जीडीपी कह लो। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, तो ये भी नहीं होगी। तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है भैया प्यारे बच्चों, समझे?
क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखना ये एनएनपी होती है। और जो होती है भैया ये जो होती है इसके आंकड़े होते हैं, एनएसओ इसको जारी कैलकुलेट करता है। और आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आय जो होती है भैया एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उस देश के अंदर या बाहर उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है भैया, याद रखना। किसी देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया है, किसी देश के लोगों ने भारत के बाहर एवं भारत में जो पैसा कमाया, और उसमें से भैया डेप्रिसिएशन यानी जो लागत आई उसको काट देते हैं, तो वो बन जाता है एनएनपी। जीएनपी होता है माइनस में एक्स प्लस एम होता है। बस इतना समझें कि भारत के लोगों ने भारतीयों से और भारत और विदेश से, भारत के लोगों ने भारत में भी और भारतीय लोग जो विदेश से भी कमा के लाए उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो एनएनपी है, वो होता है राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में औसत व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताओ। भारत में किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो भैया वो गोवा की है, पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, याद रखना यही है, अब भी यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी भैया? वो है गोवा की, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और आंसर बता दो जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो भारत में जो की जाती है भैया वो की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ करता है भैया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। एनएसओ को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये करता है, याद रखना, राष्ट्रीय आय की गणना। अगला क्वेश्चन है भैया, पहले सीएसओ करता था, अब ये करता है, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया, अब यही करता है राष्ट्रीय आय की गणना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है, बताओ। तो एनडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है? एनडीपी जो निकलेगा भैया वो निकलेगा जीडीपी में से, तो बताओ कैसे निकालते? समझना भैया, जीडीपी में से आप क्या करो, डेप्रीसिएशन घटा दो, यानी जो लागत मूल्य आया, जो लागत लगी, जो मशीनों पे खर्चा आया या जो भी घिसावट आई, मूल्य ह्रास जो हुआ, उसको निकाल दो, आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आप जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इसको निकालोगे डेप्रिसिएशन। जिसने टॉपिक पढ़ा है, मेरे से भी पढ़ा है, तो उसका बिल्कुल क्लियर टॉपिक है, और वो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से लगा लेगा। तो बताएं क्या आंसर इसका होगा, तो बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो एनडीपी जो निकलेगा भैया वो क्या निकलेगा, ऑप्शन पढ़ लो। सरकार घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ की है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाती है, ये ठीक बात है भैया। और देख लो, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही लिख दिया, सकल घरेलू उत्पाद, हाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऊपर वाला, ठीक बात है। सकल घरेलू उत्पाद में से जीडीपी में से घटाएंगे भैया, तो जीडीपी होता है सकल घरेलू, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ऊपर जो वो जीएनपी है सेकंड में, तो जीडीपी में से, देखो मैंने कहा जीडीपी में से क्या घटाएंगे, मूल्य ह्रास ही होता है ये, मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, इसको घटा दो जीडीपी में से। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अगर सकल घरेलू उत्पाद में से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, शुद्ध घरेलू आय आ जाएगी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के कारण बताएं। तो बताएं, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है हमारा जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से श्रम की भागीदारी कम है, क्या कारण है श्रम की भागीदारी का कम होने का? तो देखते भैया, मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, ऐसा है क्या? कीमत की तुलना में लाभ कम है, ऐसा है? लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, ये ठीक बात है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम देते हैं ये लोग, उद्योगपति लोग, इसलिए जो राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें श्रम की भागीदारी कम है, ठीक है भैया। लेबर सेक्टर का कम योगदान देखा जाता है, जब हम जीएनपी देखते हैं, जीएनपी में लेबर सेक्टर का कम योगदान, उसका कारण क्या है कि कीमत की तुलना में कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। चलो अगले क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार
तो बताओ भारत में जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है वो किस आधार से हम कैलकुलेट कर रहे हैं? तो याद रखना भैया, राष्ट्रीय आय के मापने का जो आधार है भैया 11-12 कर दिया है। राष्ट्रीय आय को मापने का जो है भैया वो 11-12 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPL यानी थोक बाजार मूल्य सूचकांक जो है उसको भी मापने के लिए 2011-12 ही बेस ईयर है, आधार वर्ष है। अगला क्वेश्चन भैया, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? बताओ भारत की राष्ट्रीय आय में जो गणना करते हैं उसमें प्रमुख समस्या क्या है? जो राष्ट्रीय गणना करते हैं उसमें कौन कौन सी समस्या हमारे लिए उभर के आती है हमारे सामने? बताएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएं आप लोग इसका। वीडियो को लगातार शेयर कर दो भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे आप। तो क्या क्या समस्या उभर के आती है? अल्प रोजगार की ये समस्या उभर के आती है, और मुद्रास्फीति की आती है, या असंगठित क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र ज़्यादा है। तो असंगठित क्षेत्र के कारण जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा है, और उसके रोजगार का कोई आकलन नहीं है, उनको बहुत कम कम पैसे दिए जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यानी असंगठित क्षेत्र को। कृषि वगैरह भी असंगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल है। भारत के 66% जो कार्यबल है भैया वो किस में लगा हुआ है? 86% जो आता है ना, 86% वो कहाँ है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में 86% इसी में लगा हुआ है। रोजगार यहाँ मिल रहे हैं और नाम मात्र के लोग, यानी बहुत कम पैसा यहाँ दिया जाता है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय आय की गणना में एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भैया दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखना। भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाली दादा भाई नौरोजी ने निकाली 1867-68 में, और 20 रुपये निकाली थी इन्होंने। प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1800 भारत की? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकाली थी इन्होंने। चलो अगला क्वेश्चन भैया, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, और वो भी मार्केट प्राइस पर प्राप्त किया जाता है। तो कैसे मार्केट प्राइस पर आप NDP प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, आंसर बताएं भैया। NNP मार्केट प्राइस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का आय कारक आय, क्या ऐसे? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय NNP NDP। भैया बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे आप? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो निकालेंगे भैया NDP निकालेंगे, वो NNP जो होता है मार्केट प्राइस, इसमें विदेशों से शुद्ध आय ये है। तो भैया सबसे अच्छी ना यही है मार्केट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे ज़्यादा अच्छा, इसका आंसर है ये। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो जो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है वो NNP मार्केट प्राइस यानी विदेशों से प्राप्त जो कारक आए उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र शामिल है? बताओ सकल घरेलू उत्पाद जो है में घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए? तो बताओ सकल घरेलू उत्पाद में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, आंसर बताएं। चलो देखते हैं भैया आंसर। विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर शामिल है, इसमें बिल्कुल ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों में जो वो है मंदिर, भारतीय मंदिर, उनका भी पैसा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत घरेलू सीमा माना जाता है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, ये भी ठीक है, ये भी भारत उसी देश का माना जाता है। 1-2 सामुद्रिक क्षेत्र नहीं माना जाता भैया, पूरा समुद्र नहीं। विदेश में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे वो भी नहीं माने जाते। तो 1 और 2 भैया विदेशों में जो भारत की संस्कृति के मंदिर है उनको भी भारत की GDP का हिस्सा माना जाता है, याद रखना। तो वो भी सीमा में आते हैं GDP। दूसरा 2 या 2 से अधिक मध्य कोई सीमा विवाद है उसको भी शामिल कर लेते हैं अपनी GDP में। वो देश अपनी में कर लेता है जिसके साथ विवाद है, और एक अपना वाला देश अपने में कर लेगा। अगला क्वेश्चन भैया, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रायोज्य आय का अर्थ क्या है? बताइए। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रायोज्य आय क्या होता है? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। जो व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रायोज्य आय, आप उसको कह लो व्यक्तिगत योग्य आय या प्रायोज्य आय या डिस्पॉन्सिबल इनकम। तो क्या होता है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये व्यक्तिगत आय होती है, प्रत्यक्ष कर जो देती है। ये क्या? इनकम। जो इनकम है भैया वही डायरेक्ट इनकम जो है, यहाँ पे कह लो जो इनकम है आपकी, इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है? वो व्यक्तिगत आय पर लगता है। व्यक्तिगत आय पर इनकम टैक्स लगता है, वो ये व्यक्तिगत आय क्या है? प्रत्यक्ष कर लगता है सीधा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? भैया बताओ, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी किसी देश की
तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताएं आंसर। तो याद, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता है, सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, भारत के लिए तो यही है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जा रहा है भारत में, और राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि इसी से दे जा रही। भारत का जो सर्विस सेक्टर का उसका योगदान ज़्यादा, उसी का अंश ज़्यादा बढ़ रहा है। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? एक लेखांकन वर्ष में किसी देश में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो उसको बोलते हैं भैया जीडीपी। किसी देश में, किसी देश की सीमा के अंदर जो भी आदि वस्तुओं और सेवा, और उसमें भैया विदेशों में भारत को भी मंदिर उसको भी शामिल करते हैं, और दो या दो से अधिक क्षेत्रों की विवाद है किसी को लेकर उसको भी शामिल करते हैं। तो जीडीपी है भैया, एक लेखांकन वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी घरेलू क्षेत्र में या किसी देश की सीमा के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं को जो मूल्य है उसको जीडीपी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफॉल्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य का अनुपात है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको डिफ्लेटर है भैया, जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे डिफॉल्टर क्या होता है भी, तो सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? तो बताएं, तो जीडीपी डिफ्लेटर किसके मध्य देखा जाता है? आंसर बताएं भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच, यानी नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच जो भी अनुपात आता है उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर है भैया, याद रखना, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भाई जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखेगा तुम्हें? जीडीपी डिफ्लेटर दिखेगा तुम्हें भैया, जीडीपी डिफ्लेटर होगा नॉमिनल जीडीपी, एन जीडीपी बोलेगा, नॉमिनल जीडीपी, एन जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, आर जीडीपी, इन दोनों के जो अनुपात है उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं उसको, ठीक है भैया, हिंदी में जीडीपी डिफ्लेटर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कारक लागत है फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए सत्य है? तो बताओ, इनमें से कौन सा एक जीडीपी फैक्टर पर जीडीपी के लिए सत्य है? क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट, बताओ क्या आंसर रहेगा। तो इनमें से कौन सा एक कारक लागत है फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के लिए सत्य है? पढ़ते भैया, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अप्रत्यक्ष कर, नहीं। सब्सिडी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ये भी नहीं है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास सब्सिडी, ये नहीं है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, सब्सिडी जोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, तभी क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट आती है। तो ये फैक्टर कॉस्ट कैसे आती है? लागत मूल्य कैसे आता है किसी का भी? एक होती है मार्केट प्राइस, भैया मार्केट प्राइस में क्या होती है? सरकार अपनी, भैया मार्केट प्राइस जो होती है, एक फैक्टर कॉस्ट होती है, एक होती है मार्केट प्राइस, समझना, एमपी जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट होता है, कितनी लागत आई, सरकार उसमें क्या करती है? अपनी इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ती है, ठीक है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें सरकार ऐड करती है, और उसमें से कुछ छूट देती है, यानी सब्सिडी देती है, उसको ऐड कर देती है ना। तो ये होता है मार्केट प्राइस। और इसमें से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? मार्केट प्राइस में से हमें क्या घटाना है? जो इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार ने लगाया था, इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे, और सरकार ने जो सब्सिडी दी थी उसको जोड़ेंगे, तो वही होता है फैक्टर कॉस्ट। यही पूछ रहे हैं आपसे, देखो तो कौन सा इसमें से ये है? तो बाजार मूल्य जो होता है पर घरेलू उत्पाद, यानी इसमें से क्या करेंगे? मार्केट प्राइस जो है, ये बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी को उसको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, है ना। ये देखो, ये क्या है? ये मार्केट प्राइस जो तो है एमपी, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर घटा रहे हैं और सब्सिडी को जोड़ रहे हैं, जो मैंने दिखाया आपको, तभी फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। तो ये आंसर चौथा ठीक है, इसमें ये चौथा नंबर का ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, शुद्ध कारक आय का योग क्या कहलाता है? बताओ। एक तो हमारी जीडीपी है ना प्यारे बच्चों, और विदेशों से जो आय प्राप्त की है, ठीक है, भारतीयों की विदेश से इनकम, जिसको आप एक्स कह सकते हैं, तो इन दोनों का जो योग है उसको क्या बोलेंगे? बताओ, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बताइए का आंसर क्या है। तो भैया उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको कहा जाएगा जीएनपी। क्या होगा? उसको जीएनपी बोलेंगे ना, क्योंकि उसमें से अगर डेप्रिसिएशन करता है तो वो क्या हो जाता है? फिर वो एनएनपी हो जाएगा, तो जीएनपी। तो जीएनपी क्या? एक्स माइनस में एमपी घटा देते ना, विदेश जो भैया भारतीय जो विदेश से कमा के लाए उसको ऐड कर देते हैं जीडीपी में, और जो विदेशी भारत से कमा के ले गए उनका पैसा उनको दे देंगे, तभी क्या आएगा हमारे पास? तभी हमारे पास आएगा जीएनपी। जीडीपी प्लस में भारतीयों क्या है, माइनस विदेशियों की है जो भारत से कमा के लाए, भारत जो विदेशों से कमा के लाए उसको ऐड कर देंगे। एक्स मतलब भारतीयों का है, एन मतलब विदेशों की है जो भारत से कमा के ले गए,
उसको जीएनपी, अगर जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा दो तो एनएनपी और आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, राष्ट्रीय आय मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो बताओ नेशनल इनकम को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो नेशनल इनकम किस विधि पर सबसे अच्छी मापी जाएगी? तो याद रखना भैया, ऑफलाइन क्लासेज मैंने लगातार बताया कि राष्ट्रीय आय मापने के लिए सबसे अच्छी विधि है भैया वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, याद रखना। इसी पे निकालते हैं, यही है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर? लागत मूल्य पर, कारक लागत या लागत मूल्य ना, फैक्टर कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक सरल अर्थव्यवस्था पर जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बताओ, एक सरल अर्थव्यवस्था जहां सरकार बाह्य व्यापार यानी जो बचत नहीं हुई सरकार को उसका वहां राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करती, तो बताओ उस विधि को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताओ। तो भैया क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा व्यय विधि कह लो उसको, कि नहीं उत्पादन विधि कह लो, आय विधि कह लो, तो उसको उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं प्यारे, याद रखना। जहां सरकार बाह्य व्यापार या सरकार की बचत नहीं होती है बाहरी व्यापार से, उसको नहीं करते, उसको आप कह लो व्यय विधि कह लो, उत्पादन विधि कह लो, आय विधि कह लो, कुछ भी कह लो, सब चीज से भैया, सब नाम से भैया वो जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भैया, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? किस पर? मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। तो बताओ जो एनएनपी है वो मार्केट प्राइस पर क्या होता है? तो एनएनपी मार्केट प्राइस पे मैंने बताया था आपको, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है भैया। उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐड होता है, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करती है और माइनस में सब्सिडी करती है, ये सरकार तभी मार्केट में लेके आती है उत्पादों को। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लागत मूल, एनएनपी लागत मूल ढूंढो, ये राष्ट्रीय उत्पाद ढूंढो, एनएनपी लागत मूल्य ढूंढो, इसमें से कौन सा चारों में से, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। वीडियो को लगातार शेयर कर दो, वीडियो को शेयर नहीं करते ये बड़ा दुख वाली बात होती है भैया। तो बाजार लागत मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी ठीक है, और मान्य उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तब क्या शुद्ध एनएनपी मिलेगा हमें भैया? बिल्कुल ये है कि अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये भी है ऐसा है एनएनपी, ये भी ठीक है। अगर एनएनपी एक तरीके जीएनपी में से क्या घटा दो? डेप्रिसिएशन घटा दो, तो वो भी क्या है? वो भी एनएनपी निकल के आता है। एनएनपी मार्केट प्राइस पे बता, ये सिर्फ एनएनपी पूछ रहे हैं, तो एनएनपी क्या है? डेप्रिसिएशन घटा दो, किस में से? एनएनपी में से। तो क्या आंसर आ गया? ये आ गया तीसरा। भैया हिंदू वृद्धि दर किसको कहते हैं? मुद्रा से है, सकल घरेलू उत्पाद से, जनसंख्या से है, या साक्षरता से? तो बताइए हिंदू ग्रोथ रेट किससे है? भैया सकल घरेलू उत्पाद से, जीडीपी। अब क्या था भैया, आज़ादी के बाद भारत की जीडीपी ना 2 से 2-3% ही ग्रो करती थी, तो कहते थे भैया वेस्टर्न लोगों ने, विदेशी लोगों ने या पश्चिमी लोगों ने नाम ही पढ़ दिया, ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, बड़ी धीरे गति से ग्रो करी, नाम ही पड़ गया। यानी ये भैया जीडीपी से रिलेटेड है। ये क्या सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी से रिलेटेड है। इतनी जीडीपी ग्रो करती थी हमारे देश की, उस जीडीपी का नाम ही पड़ गया, 2-3% का नाम ही आज क्या कहते हैं कि ये क्या है? हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से उसका नाम ही पड़ गया प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का जब लेखांकन करते हैं तो उसमें आधार वर्ष क्या होता है? बेस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट उसमें आप देखते हैं? तो बताएं उसमें बेस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो आधार वर्ष नहीं होता है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए, ये भी नहीं है। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए करते हैं, बिल्कुल रियल जीडीपी के लिए करते हैं, वो होता है, याद रखना। तो तीसरा आंसर है इसका, रियल जीडीपी की गणना हम जहां से करते हैं उसको कहते हैं बेस ईयर, ठीक है भैया। और हमारी आय का जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12 रखा है हमने बेस ईयर, याद रखना। नेशनल इनकम जहां से हम कैलकुलेट करते हैं। भैया किसी देश की आर्थिक समृद्धि उपयुक्त माप है, तो बताइए किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि है वो किसका उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद का, शुद्ध घरेलू उत्पाद का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, प्रति व्यक्ति आय का? तो किसी देश की समृद्धि उपयुक्त माप है वो किसका है? जो किसी देश की समृद्धि है उसमें क्या दिखता है कि सबसे ज़्यादा क्या उसको ग्रो कर रहा है? तो राष्ट्रीय आय दिखेगी। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय दिखाती हुई कोई देश कितना संपन्न हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, भाई प्रति व्यक्ति आय निकल जाए, सारी जितने भी लोग हैं, प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की कितनी है और दो देश की पॉपुलेशन कितनी, उससे गुना कर दो, पूरा राष्ट्रीय आय आ जाएगी। राष्ट्रीय आय को
यदि राष्ट्रीय आय निकली उसको पॉपुलेशन डिवाइड करो तो प्रति व्यक्ति आय जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो 1949 में जब राष्ट्रीय आय समिति बनी थी तो उसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया था? कौन थे वो व्यक्ति? उनका नाम बताएं भैया। तो वो थे पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस जो है भैया दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या है? पंचवर्षीय योजना के मॉडल भी इनके नाम से भैया, पंचवर्षीय योजना। हमारी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 तक, उसके मॉडल भी हैं ये। तो याद रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। इन्हीं व्यक्तियों ने, इन्हीं इंजीनियर ने, इकोनॉमिस्ट ने ये मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए होगा ना, होते हुए भी किसी कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता। तो बताओ, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होती है लेकिन फिर भी किसी कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में तब भी वहां धन नहीं हो पाता। कहने का मतलब एक प्रकार से वह वृद्धि नहीं हो पाती उस देश में। वो कारण क्या है बताओ आप, वो कारण पूछ रहे हैं आप। तो याद रखना भैया, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात होता है वहां क्या होता है? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात होता है। ठीक भैया, याद रखना वहां क्या होता है कि वहां लोग निवेश कम करते हैं, और निवेश कम करते हैं तो फिर भैया वो कितना ही पूंजी बना लो वहां पर, लेकिन उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं, आपका अगर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं तो इस कारण होता है भैया। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल MCA 21 को किस वर्ष प्रारंभ किया गया बताइए? भारत सरकार की कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल MCA 21 इसको कब शुरू किया गया था? तो भैया MCA 21 आया था 2006 में। कब आया था प्यारे बच्चों? 2006 में आया था। ये कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, और कॉर्पोरेट संस्थानों, पेशेवरों, नागरिकों, भैया इन सबको क्या था? इन सबको सक्षम बनाता ना था। किसके बारे में? इन सबको सक्षम बनाना था और आंकड़े जारी करने थे हमें GDP के। उसी के लिए ये ई गवर्नेंस मॉडल आया था कि भैया जो नागरिक हैं वो भी सक्षम बने, ई गवर्नेंस मॉडल अच्छे से काम करे, है ना। तो ये था, और कॉर्पोरेट मंत्रालय ने शुरू किया था MCA मॉडल 21, और इसमें ई प्रशासन की तरफ ध्यान दिया गया। ई गवर्नेंस, ई प्रशासन की तरफ ध्यान था। इन सब नागरिकों को सक्षम बनाना था, कॉर्पोरेट को सक्षम बनाना था, उनकी राष्ट्रीय आय का गणना कर रहे थे भैया। यहाँ पर वीडियो समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए, आंसर सही, तो आप इस बार कोड को शुक्रिया सिविल सर्विस ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, इस बार कोड को स्कैन करें और आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लगातार शेयर करो, नए व्यूवर बेल आइकन को हिट कर देंगे, जिससे आपको हमारे वीडियो लगातार और टाइम पर मिलती रहेंगी, और आप अपनी तैयारी की तरफ एक निश्चित कदम, एक बेहतर कदम, एक सटीक कदम बढ़ाते रहेंगे। इतिहास की सीरीज है उसको भी देख लो जाकर, भूगोल की भारतीय भूगोल की उसको भी देख लो, इकोनॉमी की स्टार्ट हो चुकी है भैया उसको भी देखें, पॉलिटी की भी हमने स्टार्ट कर रखी है उसको भी देखेंगे, RPF की तैयारी करवाएंगे यहीं पर, CHSL की करवाएंगे, UPSC, PCS हर एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे होगी। अब वीडियो को लगातार शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।